तो नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनोलॉजी इन डेप्ट मार्केट। तो विच काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन डेप्ट मार्केट। ठीक है, क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ये बेसिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेप्ट कैपिटल कैपिटल क्या होता है? डेप्ट कैपिटल रिफर टू द कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द लेंडर हु आर कीन टू be compensated regular in the form of pre-specific fixed rate of interest. They also expect the money they have lent to be returned to them after a agreed period of time. ठीक है, वो डेप्ट कैपिटल होता है। डेप्ट कैन बी क्रिएटेड बाय बोरोइंग फ्रॉम बैंक और अदर इंस्टीट्यूशंस। अगर अपने को डेप्ट लेना, उधार लेना है, या तो बैंक या अदर इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, और बाई इशुइंग डेप्ट सिक्योरिटीज। इफ कंपनी विशेष टू बोरो 100 करोड़, अगर किसी कंपनी को 100 करोड़ उधार लेना है तो इट हैज टू ऑप्शन। आइदर इट टेक अ बैंक लोन फ्रॉम फॉर टोटल अमाउंट, ठीक है, देन द बैंक, द consortium of bankers is the sole lender to the company. Alternately, it can access a large pool of investor by breaking up the loan amount into smaller denominations. तो वो क्या करते हैं, डेप्ट सिक्योरिटीज इशूड करते हैं with a face value of ₹100. Then a investor who bring in ₹1,000, तो it would receive 10 securities. तो फेस वैल्यू 100 का रहेगा, और मान लो इन्वेस्टर 1,000 रुपए आपके उसमें डेप्ट सिक्योरिटीज आपकी खरीदता है, तो उसको 10 सिक्योरिटीज इशूड होगी या वो रिसीव करेगा। The lending exposure of each investor is limited to extent to of his investment. A debt security denote a contract between issuer and the lenders. तो डेप्ट सिक्योरिटी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है इशूअर यानी जो कंपनी जिसको पैसे की जरूरत है, दूसरा लेंडर यानी इन्वेस्टर्स, विच अलाउ द इशूअर टू फॉलो borrow a sum of money at predetermined term. These terms are referred to as the feature of debt securities, including the principal, coupon, and maturity of securities, and if any provided for the lending. All debt security grant the investor to the right to coupon payment and principal repayment. ठीक है, आपको अगर एज अ इन्वेस्टर अपने को क्या मिलेगा? कूपन पेमेंट और प्रिंसिपल का रीपेमेंट एज पर डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सम डेप्ट सिक्योरिटीज कॉल्ड सिक्योर डेप्ट ऑल्सो गिव इन्वेस्टर राइट ओवर द असेट ऑफ द इशूइंग कंपनी। तो कुछ डेप्ट सिक्योरिटीज होती है जिसको सिक्योर डेप्ट बोलते हैं, जिसमें इन्वेस्टर को राइट दिया रहता है जो असेट्स ऑफ कंपनी है उसमें। If there is default on interest and principal payment, those assets can be sold to repay the investor. ठीक है, और ऐसा ऐसा डेब्ट जो अनसिक्योर होता है जिसमें आपको असेट्स जो है कंपनी की, उसमें आपको राइट नहीं मिलेगा। अगर आप डिफॉल्ट होते हो तो आपके पास आपको कोई भी, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको सेल करके आपको पैसे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, तो वो अनसिक्योर होगा। और डेप्ट सिक्योरिटी में भी प्राइवेटली प्लेस्ड, यानी कि कुछ लोगों को ही इशूड की जाए, या तो पब्लिकली थ्रू पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज। दो तरीके से ये डेप्ट सिक्योरिटीज इशूड होती है इन्वेस्टर्स को, प्राइवेट प्लेस विद अ सेलेक्टेड ग्रुप और पब्लिक थ्रू अ पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज। डेप्ट सिक्योरिटीज आर द इशूड इन पब्लिक आर मैंडेटरी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज सच एज NSE या BSE। तो जो सिक्योरिटीज पब्लिक को इशूड होती है वो मैंडेटरी होती है कि उसको आपको NSE या BSE में लिस्ट करना ही है एक्सचेंज में, तो वो ट्रेड भी हो सके सेकेंडरी मार्केट में। अनलिस्टेड सिक्योरिटी हैव टू बी हेल्ड टिल मैच्योरिटी और ट्रेडेड इन ओवर द काउंटर मार्केट। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जैसे अपन ने देखा था इक्विटी में फेस वैल्यू होता है, वैसे ही डेप्ट में होता है। एनी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी कंप्लीटली एक्सप्लेन विदाउट आंसरिंग हाउ मच बोरोइंग इट रिप्रेजेंट, हाउ लॉन्ग हैज द मनी बीन लेंट एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन द सेम। The first question is answered by term face value.
which represent how much loan is represented by that particular debt paper. This is the normal or per value of debt paper and interest. ठीक है, नॉमिनल वैल्यू जो होती है डेट पेपर की वो उसकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है, द फेस वैल्यू में बी 100 और 1000 और एनी अदर। फेस वैल्यू डेट पेपर की 100, 1000 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। कूपन रेट, interest paid on bond and debt securities known as coupon rate, expressed as percentage of its face value. The actual amount which the investor receive as interest is equal to the product of face value and coupon rate. ठीक है। तो फेस वैल्यू के अनुसार डिसाइड होता है कूपन रेट ना। तो जैसे यहाँ पे दिया है एक एग्जांपल 8.24 GS 2018, तो 8.24 कूपन है बियरिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो जीएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मेच्योरिटी है 2018 तो 2018, ये ऐसे लिखा हुआ है 8.24 GS 2018। तो इसकी फेस वैल्यू कितनी है 1000 रुपीज। तो कितना रेट ऑफ कूपन इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली 82 रुपीज 40 पैसा, इतना आपको कूपन रेट मिलेगा टिल मैच्योरिटी। टू द इन्वेस्टर जी सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट सेमी एनुअली, यानी कि साल में 2 बार पेड होता है, सेमी एनुअली इंटरेस्ट पेड होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो इन्वेस्टर वुड गेट 41.2 रुपीज एवरी 6 मंथ। और जो लास्ट कूपन पेमेंट है विल बी रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी डेट अलोंग विद प्रिंसिपल। ठीक है, जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट होगा उसी के साथ लास्ट कूपन पेमेंट भी पेड किया जाएगा या रिसीव किया जाएगा इन्वेस्टर के द्वारा। ठीक है, फिर होता है मैच्योरिटी। एवरी लोन विल हैव अ टेन्योर, दिस इज नोन एज टेनर और मैच्योरिटी और टर्म टू मैच्योरिटी इन बॉन्ड मार्केट। इन द अबोव मेंशन बॉन्ड इट्स मैच्योरिटी इज 2018। जो ऊपर ये बॉन्ड था इसकी मैच्योरिटी कब है 2018। Maturity is a very significant parameter for bond investors, as this is the single largest factor contributing to change in the bond price, and the market risk in bond investment is linked to it. ठीक है, तो बॉन्ड प्राइस चेंज होने में मैच्योरिटी का बहुत बड़ा एक पैरामीटर है जिसको चेक किया जाता है। जितना नियरेस्ट होगा वैसी ब्रांड बॉन्ड प्राइस, और जो मार्केट रिस्क होगा बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए वो चेंज होते जाता है। बॉन्ड कैन बी इशूड फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट टेन्योर्स। शॉर्ट टेन्योर्स के लिए भी बॉन्ड इशूड होते हैं लाइक टी बिल्स। टी बिल इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 91 डेज, 182 एंड 364 डेज। और जी सिक्योरिटीज इशू फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड अप टू 30 ईयर्स। तो 30 साल तक के लिए भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड की जाती है। Some bonds issued are perpetual in nature. The term of maturity keep reducing with each passing days and finally become zero on the date of bond mature. ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जो अमाउंट अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है या उसकी जो फेस वैल्यू है। दिस इज द अमाउंट ऑफ बोरिंग ऑफ द इशूअर रिप्रेजेंट बाय द सिक्योरिटी। दिस इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट which an investor make when the bond is issued and represent by face value. On redemption, the entire principal is returned to the investors. As the bond start trading in market, the price at which the purchase and sold may be different from face value. ठीक है, irrespective of the price at which debt security is bought in secondary market, the issuer is liable to repay only the principal represented by the face value on maturity. रिडेम्पशन क्या होता है, रिडीम यानी जिस दिन बॉन्ड मैच्योर हो जाता है। व्हेन अ बॉन्ड मैच्योर द इन्वेस्टर्स रिडीम द बॉन्ड, व्हिच एसेंशियली मीन दैट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इशूअर एंड इन्वेस्टर इज ओवर। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट इशूअर और इन्वेस्टर के बीच ओवर हो जाता है उसे बोलते हैं रिडेम्पशन या रिडीम। द इशूअर ऑफ बॉन्ड रिपे द प्रिंसिपल एंड आल्सो मेक द फाइनल कूपन पेमेंट, देन द बॉन्ड सीज टू एग्जिस्ट और टू द बॉन्ड मैच्योर। ठीक है, तो जो आखिरी दिन होगा उस दिन आपको फाइनल कूपन रेट पेड करना है
और प्रिंसिपल अमाउंट पेड करना है जिस दिन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है वो ओवर हो जाता है। ठीक है, तभी आपका फाइनल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओवर माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेच्योरिटी का दिन है, आपने पेमेंट नहीं किया प्रिंसिपल और फाइनल कूपन एंड अमाउंट, तो उसको मेच्योर्ड नहीं माना जाएगा। फिर होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज द रिटर्न अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड when it was bought and held by the investors. An investor may purchase the bond from issuer directly when it is issued or may purchase at any later date from secondary market. तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है, डायरेक्टली या तो प्राइमरी सोर्स यानी कि डायरेक्ट इशूअर से खरीद सकता है, और या तो सेकेंडरी मार्केट से बाद में खरीद सकता है। द इन्वेस्टर में होल्ड द बॉन्ड टिल मेच्योरिटी और मे एग्जिट अर्ली। जो इन्वेस्टर है वो चाहे तो मेच्योरिटी तक बॉन्ड को रख सकते हैं या तो अर्ली एग्जिट कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में सेल करके। द रिटर्न टू द इन्वेस्टर फॉर पीरियड फॉर विच द बॉन्ड वाज हेल्ड इज नोन एज एचपीआर, होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स। तो जब तक इन्वेस्टर जितने समय के लिए वो बॉन्ड को अपने पास रखता है उसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। जो रिटर्न जनरेट होती है उसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। थ्रू द पीरियड फॉर विच द बॉन्ड इज हेल्ड एन इन्वेस्टर वुड रिसीव कूपन पेमेंट। तो जब तक जितने समय के लिए बॉन्ड को रिसीव करके रखते हैं उतने समय का कूपन पेमेंट किया जाता है। द कूपन में बी री इन्वेस्टेड, कूपन को री इन्वेस्ट भी कर दिया जाता है टू अर्न इंटरेस्ट एट रेट प्रिवेलेंट टू द टाइम ऑफ री इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टर विल मेक अ गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ सेलिंग द बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सेल प्राइस इज हाई और लो। ठीक है, सिंपल इक्विटी की तरह अगर सेकेंडरी मार्केट में बाय और सेल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उनको हर बार प्रॉफिट हो, तो लॉस और गेन दोनों होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है बॉन्ड खरीदें तो केवल प्रॉफिट होगा। इफ अ इन्वेस्टर परचेस अ बॉन्ड एट 104, अगर इन्वेस्टर ने एक बॉन्ड खरीदा 104 में, अर्न किया 8 रुपए कूपन, जिसको उन्होंने 7% में फिर से री इन्वेस्टमेंट कर दिया 8 रुपीज को, तो फाइनली और उन्होंने सेल किया 1 साल बाद बॉन्ड को 110 रुपए में, तो उनका एचपीआर क्या होगा। तो कूपन उनको कितना मिला, 8 रुपीज ऐसा कूपन। फिर जो 8 रुपीज है उसको क्या किया उन्होंने, 7% के उसमें 1 साल के लिए री इन्वेस्टमेंट किया, और जो सेल किया बॉन्ड को वो 110 में किया। तो 110 माइनस 104, ठीक है, जो डिफरेंस हुआ 6 रुपए का हुआ, और 8 रुपए उनको कूपन मिला, और 8 रुपए का 7% वो उनको रेट ऑफ, वो उनको री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिली, तो टोटल उनको जो रिटर्न मिला वो 14% मिला। इट मस्ट बी नोटेड दैट एचपीआर इज सिंगल पीरियड रिटर्न, डज नॉट एनुअलाइज द रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। फिर होता है करेंट यील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड के अकॉर्डिंग। तो current yield, this is the simple method of calculating return on debt securities in which the coupon is divided with the current market price of the bond and the result is expressed as percentage. This method does not take into account future cash flow coming from the bond. ठीक है, इसमें जो फ्यूचर कैश फ्लो हो रही है उसको अकाउंटिंग नहीं किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। विच इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक फॉर ऑफ दिस मेथड। ठीक है, hence this method is not really widely used. It can be compared to dividend yield of stocks. तो करेंट yield का क्या फॉर्मूला होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ट्रेडिंग प्राइस। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ट्रेडिंग प्राइस, तो उससे करेंट yield अपना आ जाता है। ये पूछता है एग्जाम में, करेंट yield या, और सेकंड या तो पूछता है ईयर टू मैच्योरिटी, ये दो चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। Yield to maturity or yield, YTM is more comprehensive or widely used measure for return calculation of debt security than current yield.
दिस मेथड टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल फ्यूचर कैश फ्लो कमिंग फ्रॉम द बॉन्ड। तो जो फ्यूचर कैश फ्लो भी आ रहा है उसको भी ये कैलकुलेट करता है। एंड इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो टू द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। द रेट विच इक्वेट द प्रेजेंट आउटफ्लो price of the bond which the investor need to pay in order to purchase the bond with the present value of future inflow is known as YTM। ठीक है। It can be understood as the internal rate of return IRR of the bond। इसको याद रखिएगा, इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। The YTM can be calculated by trial and error method by plugging in different rate in the equations and arriving at the one that equate the market price of the bond to the present value of expected cash flow from the bond। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है कैश फ्लो, उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आया, तो उसको भी इसने कैलकुलेट किया है। तो टोटल YTM कितना आ रहा है 9.6%। ठीक है। ये XIRR के फॉर्मूले में आ जाता है। ठीक ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मूला है, B2 डिवाइडेड बाई B5, A2 डिवाइडेड बाई A5। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, यहां से निकल जाता है। ये कई बार क्वेश्चंस एक्सेल शीट में भी पूछा जाएगा एग्जाम में, या तो आपको कैलकुलेटर से आना चाहिए इसको बनाने, या फिर एक्सेल शीट या जो लोग डेटा शीट प्रोवाइड करते हैं वहां से। फिर ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ प्राइस ऑफ बॉन्ड टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड विथ हाई ड्यूरेशन एक्सपीरियंस ग्रेटर इंक्रीज इन वैल्यू व्हेन इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन and greater loss in value when rate increase compared to bond with lower duration। तो जितने भी बॉन्ड्स हैं जिनका हायर ड्यूरेशन होता है, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन, और ग्रेटर लॉस इन वैल्यू व्हेन रेट इंक्रीज। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो जस्ट अपोजिट होता है इनके साथ। Duration is the weighted average maturity of bond where the present value of future cash flow are used as weight. Duration does incorporate tenure, coupon and yield in its calculation. Higher the time to maturity, higher the duration, hence higher the interest rate risk to the of the bond. Lower the coupon rate, higher the duration, hence higher the interest rate of the bond। ठीक है, इसको समझिएगा, हायर द टाइम टू मेच्योरिटी, हायर द ड्यूरेशन, hence higher the interest rate of the bond, lower the coupon rate, higher the duration, then higher the interest rate risk of the bond। Duration is very convenient interest rate measure of for the bond, higher the duration higher the sensitivity of the bond price vis-a-vis interest rate। अब बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स, जिसमें अपन कोई भी रेट ऑफ कूपन इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। बॉन्ड विच डू नॉट पे कूपन इन देयर इंटायर टर्म एज नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड और सिंपली जीरो। सच बॉन्ड आर इशूड एट डिस्काउंट टू देयर फेस वैल्यू और आर रिडेम एट पर। तो जितनी फेस वैल्यू रहती है उससे डिस्काउंट में इसको इशूड किया जाता है, और रिडीम कितने में किया जाता है, जितनी उसकी फेस वैल्यू है। ठीक है। The return on this bond is not from the periodic payment of interest, but in the form of difference between issue price and redemption value। तो ये जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। While in rupees term the return may be same for an investor, zeros carry more interest rate risk due to higher duration than the coupon paying bond of the same maturity। ठीक है, इनमें इंटरेस्ट रेट रिस्क ज्यादा होता है। Such bonds are issued by issuers to manage their cash flow as there is no intermittent strain during the life of bond to make periodic coupon। तो जो issuers अपना कैश फ्लो को मैनेज करना चाहते हैं, जिनको हर 6 महीने साल भर में रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड नहीं करना है, वो इस टाइप के बॉन्ड्स को इशूड करते हैं। जनरली इस टाइप के बॉन्ड्स कैसे इशू होते हैं, ट्रेजरी बिल
issued by Government of India, commercial paper issued by corporate, and certificate of deposit issued by bank. Financial institutions are example of short term zero coupon bond. ये सब शॉर्ट टर्म जीरो कूपन बॉन्ड्स है. दिस पेपर आर ऑफ लेस देन 1 ईयर मेच्योरिटी. इन पेपर्स की 1 साल से कम की मेच्योरिटीज होती है. ठीक है, और इसलिए इनको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है. ठीक है. ZCB of very long tenure are issued at steep discount to their face value. ठीक है. ZCB are also known as deep discount bond. ठीक है. जीरो कूपन बॉन्ड्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी इनको बोला जाता है. द किसान विकास पत्र इज अनदर एग्जांपल ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स. ठीक है. तो ये कंपनी थी एसआर ग्रुप की, ETHL कम्युनिकेशन होल्डिंग. उन्होंने 4,280 करोड़ रुपए जीरो कूपन बॉन्ड से इशू किया था. कब किया था? अक्टूबर 2009 में. तो पहला जो था उसका मैच्योरिटी वैल्यू कितना था? 100 रुपीज. लेकिन इशू कितने में हुआ था? 85.8 में. ठीक है. और जो सेकेंड सीरीज थी उसका कितने में हुआ था? 82.55 में. ठीक है. तो 2 सीरीज में ये इशू हुआ था. एक हुआ था जुलाई 2011 में और दूसरा हुआ था दिसंबर 2011 में. यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 85.8 और 82.55 में थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा. वो 85.55 होना चाहिए या 85 होना चाहिए. ये थोड़ा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है. फिर होता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, जिसका बॉन्ड कूपन रेट फिक्स नहीं होता, as in the case of vanilla bond, but is reset periodically with reference to defined benchmark. This could be the inflation index or interbank rate or call rate or some other relevant benchmark. Resetting the coupon periodically ensure that this bond pay interest that reflect current market rate. ठीक है. Due to unique nature of constant adjustment of coupon rate, these bond carry lower interest rate risk. तो फ्लोटिंग बॉन्ड्स जो होते हैं, रेट बॉन्ड्स, उनमें इंटरेस्ट रेट का रिस्क बहुत कम होता है. ठीक है. सच बॉन्ड आर स्पेशली यूज्ड इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो एज दे कंटिन्यूअसली कीप ट्रैकिंग द इंटरेस्ट रेट प्रिवेलेंट इन द मार्केट. फिर होता है एक कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, जो कि या तो एक समय बाद इक्विटीज में चेंज हो जाता है. कन्वर्टिबल बॉन्ड और डिबेंचर इज जनरली इशूड एज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट विद द ऑप्शन to investor to convert the amount invested into equity of the issuer company later. The security has feature of both debt and equities. ठीक है. तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में दोनों फीचर्स होते हैं, डेब्ट के भी और इक्विटीज के भी. द डेट, और इनमें कैसे होता है कन्वर्जन? द डेट ऑन और बिफोर विद द कन्वर्जन में बी मेड, ये स्पेसिफाई रहता है. द रेशो ऑफ कन्वर्जन, कितने शेयर्स मिलेंगे एक डिबेंचर्स के पीछे, ये चीज लिखी होती है. द प्राइस एट विच द शेयर विल बी अलॉटेड, किस प्राइस में शेयर अलॉटेड होगा, ये भी लिखा होता है. यूजुअली इट इज एट डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस. द प्रपोर्शन ऑफ डिबेंचर दैट विल कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर. तो कुछ जो बॉन्ड होते हैं कन्वर्टेबल कंपलसरी होते हैं, कंपलसरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, और कुछ होते हैं ऑप्शनली, जिसमें दिस बॉन्ड कुड बी फुली कन्वर्टेबल वेयर द एंटायर फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, और पार्शली कन्वर्टेबल वेयर द पोर्शन ऑफ बॉन्ड इज कन्वर्ट इनटू इक्विटीज. ठीक है. ऑन कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, डेब्ट इज रिमूव फ्रॉम बैलेंस शीट. तो डेब्ट को बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है जब ये कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी में, और उसे इक्विटी कैपिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है. बट इससे क्या नुकसान होता है? डिस डाइल्यूट द अर्निंग पर शेयर ऑफ द स्टॉक्स. एक होता है प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट. दिस इज अ रिलेटिव कॉम्प्लेक्स डेट प्रोडक्ट विच एम एट प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर्स. तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स डेट प्रोडक्ट होते हैं जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जाता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है इफ द इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड टू मैच्योरिटी.
The proportion of amount invested in debt in a such way it mature to the principal amount on expiry of the term of note. The remaining portion of original investment is invested in equity, derivative, commodities and other products. तो और भी अदर्स प्रोडक्ट में इसको इसमें से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है, डेप्ट के अलावा भी प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट्स में, और इसको मार्केट में एज अ डेप्ट पेपर ही मार्क किया जाता है, और इट हैज अ फीचर सिमिलर टू फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, ठीक है। रिस्क एवर्स इन्वेस्टर गेट अन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट विद पॉसिबल ऑफ हाई रिटर्न व्हाइल एट द सेम टाइम देयर डाउनसाइड इज प्रोटेक्टेड इन पीपीएंस। हाई रिस्क भी ले सकते हैं और साथ में अपना डाउन साइड को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेवरल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इशूड पीपीएन, टाइटल इक्विटी लिंक्ड बॉन्ड्स, कमोडिटी लिंक्ड बॉन्ड्स इन द पास्ट टू रेज द कैपिटल। सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। कुछ इनके इंस्ट्रूमेंट है वो स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड होते हैं। फिर होता है इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज। ये ऐसे डेब्ट सिक्योरिटीज होते हैं जिनमें जो रेट ऑफ यानी कि जो इन्वेस्ट जैसे इन्फ्लेशन हाई है और अपन इन्वेस्टमेंट किए हैं, अगर इन्फ्लेशन हमारे रेट ऑफ जो रिटर्न है उससे ज्यादा होगी तो हमारी वैल्यू, हमारा जो रिटर्न है वो तो बहुत कम हो जाएगा ना। उसी की बात है यहाँ पे। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बीइंग फिक्स इनकम प्रोडक्ट रन द रिस्क ऑफ डिलीवरिंग नेगेटिव रियल रिटर्न ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन पीरियड। At time, the investor of debt paper are retired old person who do not have other source of income. For such a case, it become extremely important to have return beating inflations. ठीक है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें फिक्स इनकम होती है, ठीक है, लेकिन क्या होता है हाई इन्फ्लेशन होने से उनका जो रिटर्न होता है वो निगेटिव हो जाता है क्योंकि महंगाई ज्यादा है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आर कैटेगरी ऑफ बॉन्ड सिक्योरिटी इशूड बाय आरबीआई विच प्रोवाइड इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड्स जिसको आरबीआई इशूड करती है और वो इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करते हैं बॉन्ड, है ना, इन्वेस्टर्स को। और इंडेक्स इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड हैव बीन लॉन्च इन विच बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो ऐसे बॉन्ड्स भी हैं जिसमें प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों एडजस्ट होता है इन्फ्लेशन से। दिस बॉन्ड आर have a fixed real coupon interest which is applied to the inflation adjusted principal on each interest payment. On maturity, higher the face value or inflation adjusted principal is paid out to the investors. कूपन इनकम एज वेल एज द प्रिंसिपल इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। जो कूपन इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल दोनों को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। सेकेंड होता है अनदर कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट आरबीआई फॉर रिटेलर्स is a National Saving Securities 2013. This bond of 10-year tenure were available to retail resident individual, minor HUF and charities among others. ठीक है। This bond carry a fixed interest rate of 1.5 and the inflation rate calculated on the basis of consumer price index. तो इसमें जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट की जाती है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से की जाती है, लेकिन जो ये वाला जो है बॉन्ड इन्फ्लेशन इंडेक्सेस बॉन्ड, इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द फ्लोर एंड पेबल इवन इफ देयर इज डिफ्लेशन। अगर डिफ्लेशन भी आ गया तो भी उनको उतना पेड किया जाता है। और द इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक है। फिर होता है फॉरेन करेंसीज बॉन्ड। फॉरेन करेंसीज बॉन्ड आर बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनी इन करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम करेंसी ऑफ इट्स होम कंट्री, जिसको अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था। कंपनी इन इमर्जिंग मार्केट में प्रिफर टू इशू बॉन्ड इन यूएसडी और करेंसी ऑफ अदर इकोनॉमिक मैच्योर कंट्री दे कैरी सिग्निफिकेंट लोअर इंटरेस्ट रेट। तो जो इमर्जिंग मार्केट की कंपनीज होती है वो यूएस या ऐसी करेंसी में बॉन्ड इशूड करते हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो, लेकिन बॉन्ड जो होता है वो वहां की करेंसी में इशू होता है
उससे क्या होता है, फॉरेन करेंसी रिस्क इसमें बना रहता है। इन द केस ऑफ फॉरेन करेंसी appreciate against the local, the issuer will need higher amount of local currency to repay। तो जितना ज्यादा करेंसी ऊपर जाएगा लोकल करेंसी, उतना ही ज्यादा अमाउंट इशुअर को पेड करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए बहुत बार जो इशुअर्स होते हैं वो हेज करके रखते हैं अपनी पोजीशंस, जिसके कारण उनको उतनी दिक्कत नहीं जाती है। ठीक है, फॉरेन करेंसी रेस में करेंसी को हेज करके रखते हैं जिससे उनको दिक्कत नहीं जाती है। 2020 में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जीएमआर ग्रुप ने यूएसडी बॉन्ड इशूड किया था। ठीक है, फिर होता है एक एक्सटर्नल बॉन्ड्स। एक्सटर्नल बॉन्ड ऑल्सो रिफर्ड एज यूरो बॉन्ड्स आर बॉन्ड इशूड इन करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम करेंसी ऑफ कंट्री इन विच इट इज इशूड। तो कुवैत में इंडियन कंपनी अगर डॉलर में अगर कोई बॉन्ड इशू करती है उसको बोलते हैं यूरो बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि कुवैत में क्या करेंसी चलती, दिनार, और यूएस में डॉलर, लेकिन इंडियन कंपनी इशूड कर रही है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बॉन्ड्स। लेकिन सेम बॉन्ड्स अगर इंडियन रुपीज में इशूड किया जाए तो उसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड्स। ठीक है, मसाला बॉन्ड्स जो इशूड किया गया था, किसने किया था पहली बार, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने पहली बार लंदन स्टॉक एक्सचेंज में उसको इशूड किया था। ठीक है, एज अगेंस्ट फॉरेन करेंसी बॉन्ड विच क्रिएट करेंसी रिस्क फॉर इशूअर, मसाला बॉन्ड में जो भी रिस्क होता है करेंसी रिस्क वो इन्वेस्टर को बॉन्ड करना पड़ता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर होता है परपेचुअल बॉन्ड्स। परपेचुअल बॉन्ड्स आर बॉन्ड विच डू नॉट हैव अ स्टेटेड मैच्योरिटी डेट। द इशूअर ऑफ परपेचुअल बॉन्ड डज नॉट हैव ऑब्लिगेशन टू रिडीम इट। जो परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं उसमें रिडीम करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। द इन्वेस्टर आर इंटाइटल्ड टू पीरियडिक कूपन्स, दिस बॉन्ड कैन बी बॉट बैक और कॉल्ड बाय इशूअर एट देयर डिस्क्रेशन। ये कॉलेबल बॉन्ड भी होते हैं, इसको इशूअर वापस भी ले सकता है। सेवरल बैंक इन इंडिया इशूड परपेचुअल बॉन्ड टू राइज टीयर 1 कैपिटल एज पर बेसल 3 नॉर्म्स। The norms specify various criteria that perpetual bonds should meet in order to qualify 81 capitals। तो 81 कैपिटल्स या परपेचुअल बॉन्ड्स के क्या नॉर्मल बॉन्ड से क्या डिफरेंस होते हैं ये देख लेते हैं। 81 परपेचुअल बॉन्ड डू नॉट हैव अ फिक्स मैच्योरिटी डेट, इनका कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं होता। दे आर सबऑर्डिनेट टू डिपॉजिट लोन फ्रॉम अदर बैंक एंड ऑल अदर बॉन्ड्स। द कूपन कैन बी पेड ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वहां से कूपन इनको इशू किया जाएगा। इफ द इशूअर डजंट हैव डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दे कैन नॉट पे कूपन। कूपन इज नॉन क्यूमुलेटिव, बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इन इक्विटी बाय इशूअर अपॉन द हैपनिंग ऑफ प्री स्पेसिफाइड कॉन्टिजेंट इवेंट्स। ठीक है, उस बॉन्ड्स को इक्विटी में भी चेंज किया जा सकता है ऑन कॉन्टिजेंट इवेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेचुअल बॉन्ड्स, एक्सटर्नल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, ये सब यहां से कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर 3 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर 4 देखेंगे।